नमस्कार। आज के वीडियो में बीए फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट का हार्दिक स्वागत। आप लोग राजनीतिक सिद्धांत पेपर पढ़ रहे हैं और इसके अंतर्गत आज हम ऑस्टिन के संप्रभुता सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे। पूर्व के वीडियो में जैसा कि स्टूडेंट्स आपने संप्रभुता के अर्थ, लक्षण और विविध रूपों के बारे में पढ़ा, उसी क्रम में आज के वीडियो में हम ऑस्टिन के द्वारा प्रतिपादित संप्रभुता सिद्धांत के बारे में, उसकी आलोचना के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। जॉन ऑस्टिन ने 1832 में विधान शास्त्र पर व्याख्यान पुस्तक लिखी थी, जिसमें संप्रभुता के वैधानिक सिद्धांत का विश्लेषण किया। ऑस्टिन जो थे वो हॉब्स और बेंथम के विचारों से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे और उनका विचार भी था कि उच्चतर के द्वारा निम्न स्तर को दिया गया आदेश ही कानून होता है। इससे एक लाइन में ऑस्टिन ने अपने विचारों का पूर्ण विश्लेषण कर दिया, यानी उच्चतर शक्ति कौन है? संप्रभु, और उसके द्वारा दिए जाने वाले आदेश कानून होते हैं, यानी वह सर्वोच्च शक्ति है, वह संप्रभु शक्ति है जिसके आदेशों की कोई अवहेलना नहीं कर सकता। इसी के अंतर्गत हम ऑस्टिन के द्वारा संप्रभुता सिद्धांत की जो विशेषताएं हैं उनके बारे में भी देखेंगे। इसके अंतर्गत पहली विशेषता ऑस्टिन ने बताई, स्वतंत्र राजनीतिक समाज में व्यक्ति या व्यक्ति समूह संप्रभु होता है। ऑस्टिन का यह मानना था कि जो स्वतंत्र राजनीतिक समाज है उसमें हो सकता है कि कोई एक व्यक्ति हो जो कि संप्रभु हो, या व्यक्तियों का समूह जो है वो संप्रभु हो सकता है। और इस संप्रभु शक्ति जो संप्रभु व्यक्ति होता है उसकी प्रभुत्व शक्ति बहुत ज़्यादा प्रभावी होती है। दूसरा आता है प्रभुत्व शक्ति अखंडित। संप्रभु की जो प्रभुत्व शक्ति है वो अखंडित या अविभाज्य होती है, क्योंकि वह एक इकाई के रूप में होती है, उसको विभाजित नहीं किया जा सकता। संप्रभु शक्ति के विभाजन का अर्थ होता है संप्रभुता का नाश कर देना। अगला है निश्चित मानव की इच्छा श्रेष्ठ। ऑस्टिन ने एक निश्चित मानव को संप्रभु मान लिया, तो यह माना गया कि उस निश्चित मानव की जो इच्छा है वही श्रेष्ठ होती है, उसकी इच्छा की कोई अवहेलना नहीं कर सकता, वह सभी व्यक्तियों या समूहों के ऊपर होती है और बाकी के सब लोग जो होते हैं वो उसके नियंत्रण में होते हैं। नेक्स्ट है प्रभुत्व शक्ति के आदेश सर्वोच्च कानून। प्रभुत्व शक्ति के द्वारा जो भी आदेश दिए जाते हैं वही कानून होते हैं और उन आदेशों को अनिवार्य रूप से मानना होता है। अगर कोई उन आदेशों की अवहेलना करता है तो इसका मतलब है कि उसे दंड दिया जा सकता है। संप्रभु की जो ऑस्टिन के द्वारा विशेषताएं प्रतिपादित की गई, इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि ऑस्टिन का जो संप्रभु है वो संप्रभु जो शक्ति है वो निश्चयात्मक है, स्वेच्छाचारी है, अविभाज्य है, सर्वव्यापी है, स्थायी है। लेकिन पूर्णतः ऑस्टिन के संप्रभुता सिद्धांत को स्वीकार नहीं किया जा सकता, इसकी आलोचनाएं की जाती हैं। उन आलोचनाओं में पहला आता है निश्चित जनश्रेष्ठ को खोजना कठिन। जैसा कि ऑस्टिन ने अपने संप्रभुता सिद्धांत में एक निश्चित जनश्रेष्ठ की बात कही है जिसे व्यवहार में खोजना बहुत कठिन होता है। इतिहास को भी अगर हम उठाकर देख लें तो निश्चित जनश्रेष्ठ के उदाहरण नहीं मिलते। लोग बहुत सारे श्रेष्ठ हो सकते हैं लेकिन एक निश्चित व्यक्ति ही श्रेष्ठ होगा, ऐसा कहना बहुत कठिन कार्य है। अगला है आधुनिक लोकतांत्रिक राज्यों पर लागू नहीं। यह सिद्धांत जो है वो
राजतंत्रात्मक व्यवस्था में फिर भी लागू किया जा सकता है, लेकिन वर्तमान समय में जो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है उसमें लागू करना संभव नहीं है, क्योंकि लोकतंत्र में समस्त शक्ति जो है वो जनता में निहित होती है और जनता की इच्छा जो होती है वो सर्वोपरि होती है। तीसरा है, संप्रभुता को विभाजित किया जा सकता है। जैसा कि ऑस्टिन ने कहा कि संप्रभुता अविभाज्य होती है, इसका विभाजन नहीं किया जा सकता। विभाजन का मतलब है संप्रभुता को नष्ट कर देना। लेकिन राजनीतिक जो समाज है उसमें चूंकि कर्तव्यों का बंटवारा होता है, प्रशासनिक कार्य बांटे जाते हैं, तो ऐसे में संप्रभुता को विभाजित किया जा सकता है। जैसे कि उदाहरण के रूप में हम देख सकते हैं कि संप्रभुता का प्रयोग करने वाली सरकार कौन है? सरकार। तो सरकार व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, इन तीन भागों में अलग अलग तरीके से अपने कार्यों को संपादित करती है, तो संप्रभुता को विभाजित भी किया जा सकता है। नेक्स्ट है, कानून संप्रभु की आज्ञा मात्र नहीं। इस सिद्धांत का यह प्रतिपादन है कि संप्रभु के आदेश जो हैं वो कानून होते हैं, लेकिन यह त्रुटिपूर्ण व्यवस्था है। संप्रभुता कानून का एकमात्र स्रोत नहीं होती। संप्रभुता के अलावा परंपरागत जो प्रथाएं हैं, न्याय संबंधी जो निर्णय हैं, वैधानिक टीकाएं, औचित्य पर आधारित राजकीय व्यवस्थापन जो हैं वो कानून के स्रोत माने जाते हैं। और कोई भी सत्ताधारी चाहे कितना भी निरंकुश क्यों ना हो जाए, वह अपने तरीके से मनमाने ढंग से कानून का निर्माण नहीं कर सकता। नेक्स्ट है, शक्ति को ज़्यादा महत्व। ऑस्टिन के संप्रभुता सिद्धांत में अगर हम देखें तो वह शक्ति को बहुत ज़्यादा महत्व देता है और शक्ति ही सब कुछ है, इस पर आधारित शासन व्यवस्था को स्वीकार करता है। अधिकांश जनता जो है वो कानूनों का पालन दंड के कारण नहीं करती है, बल्कि इसलिए करती है कि कानून जनता की इच्छा की अभिव्यक्ति होती हैं। उनके पालन करने से जनता का कल्याण ही होगा। तो ऑस्टिन ने कहा कि शक्ति के आधार पर ही कानूनों का पालन करवाया जा सकता है, यह उचित नहीं कहा जा सकता। और अंतिम है, अंतर्राष्ट्रीयता के अनुकूल नहीं। ऑस्टिन का जो संप्रभुता सिद्धांत है वो राष्ट्रीयता के अनुकूल तो कहा जा सकता है कि एक राष्ट्र सर्वोच्च शक्तिशाली हो गया, निरंकुश हो गया, लेकिन जब हम बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीयता की तो वहाँ पर यह धारणा अनुकूल नहीं लगती है। वैज्ञानिक प्रगति हुई है, यातायात और संचार के साधन जो हैं उनके विकास ने विश्व के देशों को एक दूसरे के बहुत ज़्यादा नज़दीक ला दिया है। और ऐसे में राज्य की संप्रभुता जो है वो अंतर्राष्ट्रीय कानून और विश्व जनमत से सीमित हो गई है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ऑस्टिन का जो संप्रभुता सिद्धांत है वो अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों के अनुकूल नहीं कहा जा सकता। हालांकि ऑस्टिन के संप्रभुता सिद्धांत की विविध बिंदुओं के आधार पर आलोचनाएं की गई हैं, लेकिन ये आलोचनाएं जो हैं वो अपनी जगह सही हैं, परंतु ये कहा जा सकता है कि ऑस्टिन ने वैधानिक दृष्टिकोण के आधार पर संप्रभुता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया और इस दृष्टि से यह सिद्धांत जो है वो सही है। अगर हम कहें कि यह तर्कसंगत है, स्पष्ट है, लौकिक है, तो इसमें भी किसी प्रकार की कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। हालांकि संप्रभुता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया, लेकिन बहुलवादी जो विचारधारा के समर्थक थे उनके द्वारा इसकी आलोचना की जाती है। बहुलवादी जो विचारधारा है वो ये मानती है कि राज्य सत्ता जो है वो संप्रभु और निरंकुश नहीं हो सकती। समाज में केवल राज्य नहीं होता, राज्य सत्ता नहीं होती, बल्कि अन्य और भी समुदाय होते हैं जो कि राज्य सत्ता को सीमित करते हैं।
व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए केवल राज्य की सदस्यता को स्वीकार नहीं करता है, बल्कि राज्य के साथ साथ वह अनेक जो समुदाय होते हैं, संघ होते हैं, उनका भी सदस्य होता है। तो ऐसी स्थिति में यह नहीं कहा जा सकता कि राज्य जो है वो संपूर्ण सत्ता है, संपूर्ण सत्ता उसी में निहित है, बल्कि संप्रभुता जो है वो राज्य के अलावा समुदायों और संघों में भी निहित मानी गई है।